हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 15 से लेके 17 अक्टूबर यानी 15, 16 और 17 इन 3 दिन का करंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ 2024 में किस नाम से मनाई जाएगी? ऑप्शन है संविधान गौरव अभियान, संविधान सम्मान अभियान, संविधान महिमा अभियान और संविधान जागरूकता अभियान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है, इनके मंत्री ने घोषणा की है, किरण रिजिजू जी ने, कि जो संविधान को अंगीकृत करी जाने की 75वीं वर्षगांठ है, उस वर्षगांठ पर ये संविधान महिमा अभियान का आयोजन करेंगे। ये जो संविधान की 75वीं वर्षगांठ है, ये 26 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। इसी दिन जो है, इसी दिन वर्ष 1949 में जो है, हम भारतीयों ने संविधान को अपनाया हुआ था। जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इस स्थिति को हम लोग जो है वो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस दिन जो है वो संविधान को अपनाया गया था और इसी अपनाने के उत्सव को मनाते हुए प्रत्येक वर्ष हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी आयोजित करते हैं। और अब 75वीं वर्षगांठ 2024 में है, तो इस दिन हम लोग संविधान महिमा अभियान जो है वो चलाने वाले हैं। बाकी संविधान को लागू करने की बात अगर की जाए तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरी तरह से। इसके जो कुछ अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 के पहले ही लागू हुए थे। ये पॉलिटी के आपके जो है वो क्वेश्चंस हैं, ये हिस्ट्री में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग जब हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम आप विशेष ध्यान दीजिएगा इनमें, कि संविधान को जब स्वीकार किया गया 26 नवंबर को, तो कौन कौन से अधिनियम जो थे वो उसी दिन से प्रभावी हो गए। ठीक है, कुछ 15-16 आर्टिकल हैं जो उसी समय एनफोर्स हो गए थे। उसके बाद बाकी जो आर्टिकल से अनुच्छेद हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। ठीक है, और ये जो मैंने 3 वर्ड आपको बताए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये सीक्वेंस इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि ये किस सीक्वेंस में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई या डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या एचएएल को दर्जा दिया है? मिनी रत्न का, महारत्न का, नवरत्न का और अल्ट्रा रत्न का। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसने अभी हाल में जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया हुआ है। अब जो एचएएल है, ये देश की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ये 14th महारत्न कंपनी बन गई है। इसके पहले 13 महारत्न कंपनी जो है वो ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करती हैं देश में। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अब महारत्न कंपनी हो गई है 14वें नंबर का। ठीक है, और ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये रक्षा उत्पादन विभाग के तहत एक प्रमुख सीपीएसई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और ये जो है वो हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है उसके अधीन काम करता है। तो ये प्रमुख सीपीएसई है। और वर्ष 2023-24 जो वित्त वर्ष है, इस समय इसका टर्नओवर 28,162 करोड़ रहा और इसका जो नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ है, ये 7,500 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये नाम तो आपको याद ही रखना है कि ये महारत्न कंपनी बन गई है, देश की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। इसके साथ ही आप लोग देख लीजिएगा कि कंपनीज को महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न का दर्जा जो है वो किन क्राइटेरिया के बेसिस पे दिया जाता है। उनका टोटल जो है टर्नओवर कितना होना चाहिए, उनका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, और जब किसी कंपनी को मिनी रत्न का, नवरत्न का या महारत्न का दर्जा मिलता है तो उसको कितनी वित्तीय स्वायत्तता मिल जाती है, कितने लाख करोड़, हजार करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस तरह की जो उसको वित्तीय स्वायत्तता मिलती है तो वो आप उनको जरूर देख लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज इस वर्ष बहुत सारी कंपनियों को जो है वो नवरत्न की लिस्ट में भी शामिल किया गया है और अभी ये महारत्न की लिस्ट में भी शामिल हो गया है। तो ये आपका जो है वो स्टैटिक जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण या कास्ट सर्वे, या जिसको आप कास्ट सेंसस भी बोल सकते हैं, शुरू करने वाला
देश का तीसरा राज्य कौन सा है? दो राज्य जो है वो ऑलरेडी कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने घोषणा की थी और उसके बाद बिहार ने सर्वेक्षण किया था। अब तीसरा राज्य आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो दो तो ऑप्शन आपके पहले ही क्लियर हो गए हैं, बिकॉज बिहार आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया है। तो अभी हाल में तेलंगाना ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य में क्या करेगा, जाति सर्वेक्षण या कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो करेगा। और ये सर्वे करने का इनका जो उद्देश्य है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनका ऑब्जेक्टिव है सभी समुदायों के बीच संसाधन वितरण को लक्षित करना है। जो रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो कम्युनिटीज के बीच में क्या करना है, टारगेट करके क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन कम्युनिटीज, ये इनका जो है वो ऑब्जेक्टिव है। और इन्होंने बोला है कि ये सर्वेक्षण 60 दिनों के भीतर, लगभग 2 महीने में जो है ये सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, भारत को किस श्रेणी में कैटेगराइज किया है? ऑप्शन है मध्यम, गंभीर, अति गंभीर और हल्का। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, जो भारत में भूख की स्थिति है उसको गंभीर या सीरियस कैटेगरी में जो है रखा गया है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि ये सूचकांक एक आयरिश मानवतावादी संगठन या आयरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो एक तो संस्था ये हो गई, और एक जर्मन सहायता एजेंसी या जर्मन एड एजेंसी है, इसका नाम है वेलथुंगर हिल्फे। ठीक है, इसका नाम ही है वेलथुंगर हिल्फे। इसके द्वारा ये सूचकांक पब्लिश किया जाता है। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको पब्लिश कौन करता है। और जो 2024 का GHI है, इसमें भारत को 105वां स्थान मिला हुआ है। जो टोटल देश थे इसमें शामिल, वो 127 देश थे, जिसमें भारत को 105वां स्थान मिला है। और भारत में भूख की स्थिति को क्या है, गंभीर या सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। और यहाँ पे सरप्राइजिंग कंडीशन ये है कि भारत को जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो है वो इस गंभीर श्रेणी में रखा गया है। जबकि भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल हैं, इनको क्या रखा गया है, भारत से अच्छी श्रेणी में रखा गया है। जबकि आप लोग थोड़ा बहुत अगर जानकारी रखते होंगे पड़ोस की, तो आपको भी पता होगा कि भारत जो है वो इन सब चीजों में अपने पड़ोसी देशों से काफी अच्छी स्थिति पे है। और इसी वजह से जो है वो भारत ने इन आंकड़ों को क्या किया है, स्वीकार नहीं किया है। भारत ने जो है वो जो आंकड़े इकट्ठे करने की पद्धति है उसको चैलेंज किया है कि इन आंकड़ों को इस तरह से इकट्ठा किया गया है कि भारत को क्या किया जाए, जो है निचले स्तर पर आंका जाए। बाकी इन्होंने बोला है कि भारत में करीब 13.7 या 13.7% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, ये कुपोषित है। ठीक है, और इस हंगर इंडेक्स के अनुसार सोमालिया और यमन ये क्या है, भूख से सबसे अधिक प्रभावित देश है। मतलब ये सबसे निचले पायदान पर है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 के अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का फील्ड का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ऑप्शन तीसरा है एस्थर डुफ्लो और ऑप्शन फोर्थ है माइकल क्रेमर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये डोरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, इन तीनों अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से वर्ष 2024 का क्या किया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये जो इनको सम्मान दिया गया है, इनका जो संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस और समृद्धि या प्रोस्पेरिटी पर संस्थाओं का प्रभाव, इंस्टीट्यूशंस का प्रोस्पेरिटी पर क्या प्रभाव होता है, उन प्रभाव पर किए गए अध्ययन के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने रिसर्च से दिखाया है कि संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो सामाजिक असमानता है, जो सोशल जो है डिस्पैरिटी है, उसको कैसे प्रभावित करती हैं। मतलब संस्थाओं का जो है किसी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक असमानता पर क्या प्रभाव होता है, इस पर इन्होंने जो है वो शोध किया है। और इसी शोध को मान्यता देते हुए इनको इस जो है अति विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बाकी यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, आप लोग अल्फ्रेड नोबेल का नाम तो सुने ही होंगे। तो जो अल्फ्रेड नोबेल ट्रस्ट फंड है उसके थ्रू जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इसमें से सारे पुरस्कार जो है वो
उस फंड द्वारा नहीं दिए जाते हैं, कुछ अलग अलग द्वारा दिए जाते हैं। जैसे हमने इसमें बताया है कि ये वाला पुरस्कार जो अर्थशास्त्र वाला है, ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक देता है। ठीक है, तो आप बाकी पुरस्कारों के बारे में भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से पुरस्कार जो है वो नोबेल फंड द्वारा दिए जाते हैं, कौन कौन से सोर्सेस जिसके अलग अलग हैं। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग पुरस्कार की जो राशि होती है वो स्वीडिश क्रोनर में दी जाती है, तो उसकी क्रोनर में क्या वैल्यू है, उसकी डॉलर में क्या वैल्यू है, और उसकी भारतीय रुपयों में क्या वैल्यू है, ये भी तीनों चीजें आप लिख लीजिएगा कहीं पे। हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। बाकी ये तीन व्यक्ति जो है इनके चित्र लगाए हुए हैं जिनको इसमें पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार या नोबेल प्राइज फॉर पीस किस संगठन को दिया गया है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस, निहोन हिंडांक्यो, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स या आईकैन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जापानी संगठन है, इसका नाम है निहोन हिंडाक्यो। इस संगठन को वर्ष 2024 का शांति के क्षेत्र का या पीस का जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया है। ये जो संगठन है जो अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, परमाणु बमों के विस्फोट किए गए थे, उन विस्फोटों में जो जीवित बचे हुए लोग थे, ये उन लोगों का क्या है, समूह है। और इस समूह को हिवाकुश नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तब से ही ये सदस्य जो हैं, जो जीवित बचे लोग हैं, इन्होंने एक अपना निहोन हिंडाक्यो नाम का संगठन बनाया। और ये संगठन जो है तब से ही परमाणु हथियारों के मानव जीवन पर घातक परिणामों के बारे में क्या करता है, जागरूकता फैलाने का काम करता है। उससे जो प्रभावित लोग हैं उनको कंपनसेशन वगैरह दिलाने का भी जो है ये कार्य करता है। ठीक है, बाकी एडिशनल फैक्ट कि अमेरिका ने वर्ष 1945 में हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त को यानी 3 दिन बाद फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट डिटेल है, कई बार पूछा जाता है कि किस तिथि को बम गिराए गए और उन एटॉमिक बम्स का नाम क्या था। तो लिटिल बॉय और फैटमैन इनके नाम थे। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ये बम गिराए गए। आप लोग चाहें तो साथ साथ में इनके नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज ये नीचे जो है वो संस्थान का टेलीग्राम का ग्रुप जो है, उसका ग्रुप का यूजर नेम दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, या जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये जो कंटेंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा का सारा कंटेंट एज इट इज आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी हम अवेलेबल करा देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, बस आपको इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासा ने किस ग्रह के एक चंद्रमा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है शनि, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये बृहस्पति का एक चंद्रमा है, उस चंद्रमा का नाम ही है यूरोपा। और उसी जो है चंद्रमा पर क्या किया है, जीवन की खोज के लिए एक यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो लॉन्च किया है। ये मिशन स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। और यहां पर संभावना जताई गई है कि जो ये यूरोपा मून है, इसकी जो बर्फीली सतह है उसके नीचे क्या हो सकते हैं, महासागर हो सकते हैं, अर्थात उसके नीचे पानी हो सकता है। और पानी होता है तो फिर पूरे इकोसिस्टम होने की संभावना होती है। और इसी वजह से इस मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो ये जांचना है कि यूरोपा जीवन का समर्थन कर सकता है या नहीं, अर्थात यूरोपा पर क्या है, लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक, बाकी यूरोपा जो है ये बृहस्पति के 95 ज्ञात चंद्रमाओं में से एक है। जो जुपिटर प्लेनेट है उसके जो नोन मून्स हैं, नोन चंद्रमा है, उनका नंबर 95 है और इन 95 में से यूरोपा एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर को किस शहर ने शंघाई सहयोग संगठन या एससीओ की 23वीं बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बीजिंग, इस्लामाबाद और ताशकंद। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये 16 अक्टूबर को पंजाब बोल रहा हूं मैं, पाकिस्तान का शहर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ने शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की
जो 23वीं राष्ट्राध्यक्षों की या राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक है, जो शासनाध्यक्ष है उनकी बैठक की क्या की है, अध्यक्षता की है। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो एससीओ के सदस्य देश हैं उनके बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ट्रेड को और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसको बढ़ाना है। बाकी एससीओ का जो है वो भारत एक सदस्य देश है, हालांकि भारत के जो शासनाध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया है। और जो जयशंकर जी के पहले जो है वो वित्त मंत्री थी सुषमा स्वराज जी। उनके बाद जो है वो एस जयशंकर पहले वित्त मंत्री हैं जो पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं। अभी भारत बहुत दिनों से भारत का कोई भी जो है वो मंत्री जो है वो पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं रहा है। बाकी इस बैठक की जो अध्यक्षता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है, जबकि इसमें चीन, रूस, बेलारूसी प्रधानमंत्रियों सहित जो अन्य सदस्य देश हैं उनके भी प्रमुख आए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि जो मंगोलियाई प्रधानमंत्री है, मंगोलिया जो देश है उसके प्रधानमंत्री ने इसमें पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के रूप में इसमें भाग लिया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि फला बैठक में जो है वो किस देश ने ऑब्जर्वर के रूप में भाग लिया है, तो इसमें मंगोलिया ने जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 का महिला एकल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, तान्या हेमंत और किदाम्बी श्रीकांत। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये बैडमिंटन प्लेयर है तान्या हेमंत। इन्होंने वर्ष 2024 का महिला एकल या वुमेन सिंगल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता हुआ है। और इन्होंने ताइपेई की तुंग सियू टोंग को हराकर जो है वो ये खिताब जीता हुआ है। इस खिताब का आयोजन जो है, इसका फाइनल मैच जो है वो 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के बेडिंगो में आयोजित किया गया था। और ये बेडिंगो शहर के नाम पर जो है इसका नाम ही है बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय पोत या मल्टीपर्पज वेसल एल एन टी, मतलब ये एल एन टी कंपनी ने बनाया हुआ है। ये परियोजना जो है इसके तहत 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किए गए पहले जहाज का नाम है। इस परियोजना के तहत जो पहला जहाज लॉन्च किया गया उसका नाम आपको बताना है। सक्षम, समर्थक, उसके बाद से सुरक्षा और समर्थ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, जो बहुउद्देशीय पोत परियोजना है एलएनटी के साथ जो बनाई गई है, उस परियोजना के तहत जो पहला जहाज लॉन्च किया गया है उसका नाम समर्थक रखा गया है। और इसको 14 अक्टूबर 2024 को एलएनटी कट्टुपल्ली में जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका एलएनटी शिपयार्ड कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और 25 मार्च 2022 को जो रक्षा मंत्रालय है और एलएनटी शिपयार्ड है इनके बीच में दो बहुउद्देशीय जहाज बनाने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। एक इन पर जो है वो एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के तहत जो पहला जहाज बना हुआ है इसका नाम समर्थक है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज ये जो है इनका जो कार्य है, जो ये कार्य करेंगे वो इंपॉर्टेंट है कि ये बहुउद्देशीय जहाज जो क्या करेंगे, अन्य जहाजों को खींचने का काम करते हैं। मतलब अगर कोई समुद्र में कोई जहाज खराब हो गया है या कोई जो है वो और किसी कारण से जहाज को जो खींच के बंदरगाह तक लेके आना है या कुछ और करना है, तो वैसे ही काम ये करेंगे, जहाजों को खींच के ला सकते हैं। उसके बाद जहाजों को जब आप पानी में लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा विभिन्न लक्ष्यों को पुनर्प्राप्त, जो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं उनको जब आपको क्या करना है, रिकवर करना है, पुनर्प्राप्त करना है, तो उसमें यूज होगा। इसके बाद जो बिना चालक दल वाले स्वायत्त वाहन जो होते हैं, ऑटोनोमस जो व्हीकल्स होते हैं, उनको संचालित करने, ठीक है, तो उनको संचालन कर सकता है। और विकासाधीन जो अंडर डेवलपमेंट विभिन्न स्वदेशी हथियार हैं और सेंसर हैं, उनके लिए एक परीक्षण मंच के रूप में भी कार्य करने में क्या है, ये सक्षम है। ठीक है, और ये भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, आईटीयू या इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA या वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का उद्घाटन किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और किरण रिजिजू जी ने। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आईटीयू विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, इसका उद्घाटन
15 अक्टूबर 2024 को जो नई दिल्ली में भारत मंडपम बना हुआ है, उस भारत मंडपम में इसका उद्घाटन किया है। और ये कार्यक्रम जो है वो 15 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। और ये पहली बार है जब WTSA की सभा जो है वो भारत में आयोजित की जा रही है। और इस कार्यक्रम में क्या है, 190 से अधिक देश जो है वो भारत ले रहे हैं। और ये सभा जो है, जो 6G, जैसे आप लोग 4G 5G देख रहे हैं ना, तो 5G के बाद जो 6G है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अगली पीढ़ी की जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन पर क्या करेगा, ये चर्चा करेगा। ठीक है। इसके साथ ही जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2024, इसका भी उद्घाटन किया गया। और ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो 15 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच में चलने वाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो विश्व खाद्य दिवस है, ये प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है अच्छे भोजन और पोषण, गुड फूड एंड न्यूट्रिशन के महत्व के बारे में क्या करना है, जागरूकता फैलाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है। और जो वर्ष 2024 का विश्व खाद्य दिवस है, उसका जो विषय है, सब्जेक्ट है या थीम है, वो है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। ठीक है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दुनिया में 2.8 बिलियन लोग जो हैं वो स्वस्थ आहार या हेल्दी फूड का खर्चा उठाने में असमर्थ है। मतलब 2.8 बिलियन लोग जो हैं वो हेल्दी फूड से क्या है, वंचित हैं, वो उसको जुटा पाने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है। तो इस तरह जो है हमारा 15 से 17 अक्टूबर का ये करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप इस वीडियो में जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट की PDF में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक करके, कमेंट करके जो है अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो आज इतना ही, बाकी नए वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।